बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत ने मत्स्य पालन सब्सिडी पर बातचीत की मौजूदा रूपरेखा को किया खारिज। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने WTO की बैठक में कहा कि मत्स्य संसाधनों का हो रहा है अंधाधुंध दोहन। सुदूर जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने के काम में लगे देशों को 25 साल के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने पर लगानी चाहिए रोक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए विचार मंथन सत्र का किया आयोजन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया शुभारंभ। तोमर ने कृषि को बताया भारत की ताकत। विद्यार्थियों से कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में करियर तलाशने का आह्वान। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 8 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित। जोरहट के निमाटी घाट क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर। क्षेत्रीय मौसम विभाग की अगले 3 दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। भारत के पूर्वी राज्यों पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के 34 किस्मों के आमों की बहरीन में धूम। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने बहरीन में लगाया आम का मेला। फलों के राजा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूतावास और अल जजीरा समूह की पहल। और अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से नजर। भारत ने मंगलवार को मत्स्य पालन सब्सिडी पर बातचीत की मौजूदा रूपरेखा को खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि सुदूर जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने के काम में लगे विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य देशों को 25 साल के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने पर रोक लगानी चाहिए। भारत ने कहा कि इसका कारण है कि वह काफी बढ़ चढ़कर सहायता उपलब्ध करा रहा है और इससे मत्स्य संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत प्रति मछुआरा परिवार सालाना $15 की सब्सिडी देता है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे देश हैं जो प्रति मछुआरा परिवार 42,000, 45,000 और $75,000 तक की सहायता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में इस प्रकार की असमानता है और अब मौजूदा मसौदे के जरिए इसे संस्थागत रूप देने की कोशिश हो रही है। मंत्री ने कहा कि प्रतिकूल मौसम में आय और आजीविका को बनाए रखने तथा सामाजिक रूप से पिछड़े मछुआरा समुदाय को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने से अधिक मछली पकड़ने की स्थिति पैदा नहीं हो सकती है। भारत ने कहा कि विकासशील देशों में ये क्षेत्र अभी भी शुरुआती चरण में है। सुदूर जल क्षेत्र में मछली नहीं पकड़ने वाले इन देशों के लिए 25 साल की संक्रमण अवधि होनी चाहिए। गोयल ने कहा कि भारत ने बदलाव के लिए 25 साल की अवधि की जो मांग की है, ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। ये हमारे जैसे देशों के लिए होनी चाहिए। हमारा मानना है कि जब तक 25 साल के लिए बदलाव अवधि पर सहमति नहीं होती है, बातचीत को अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना हमारे लिए असंभव है। इसका कारण हमारे निम्न आय वाले मछुआरों के लिए दीर्घकालीन सतत वृद्धि को लेकर नीतिगत कदम जरूरी है। भारत में करीब 90 लाख परिवार सरकारी सहायता और समर्थन पर आश्रित हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम को मुख्यधारा में लाने के संबंध में विचार मंथन सत्र का आयोजन किया। इसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बड़ी आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। कृषि भारत की ताकत है और इसकी प्रधानता है जो आगे भी रहने वाली है, बल्कि इसका विस्तार भी होगा। इसके मद्देनजर नई शिक्षा नीति के साथ कृषि जगत को जोड़ने का प्रयत्न ICAR ने किया है। इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कृषि विज्ञान सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित करने की दिशा में कृषि शिक्षा प्रणाली को डिजाइन करने पर केंद्रित है।
इसलिए प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर एक नया प्रतिमान पेश किया जाएगा, जिसमें कृषि और संबंध विज्ञान में छात्रों और युवाओं के विकास के लिए उच्च स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल है। परिणाम स्वरूप ये विचार मंथन सत्र कृषि को पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए नीति एवं विकास में योगदान देगा और विद्यार्थियों को कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में करियर तलाशने का विकल्प प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगले 1.5 साल में भारत सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय देश में ऐतिहासिक और खासकर युवाओं के लिए काफी हितकारी है, जो उनमें जोश और उमंग का संचार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है और उन्होंने ये निर्देश दिया है कि अगले 1.5 साल में सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। तोमर ने प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार मानते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के परिपालन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सभी खाली पदों को अतिशीघ्र भरने की निर्देश दिए गए हैं। और असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 8 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जोरहाट के निमाटी घाट क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में असम और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम को देखते हुए कामरूप जिले में कल शिक्षण संस्थान बंद रखने की सलाह दी गई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में भारतीय दूतावास और अल जजीरा समूह के सहयोग से 8 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव में पूर्वी राज्यों पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के आमों की 34 किस्मों को बहरीन के अल जजीरा समूह सुपरमार्केट के 8 अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इनमें से 27 किस्में पश्चिमी बंगाल से खरीदी गई हैं, जबकि 2 किस्में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और 1 किस्म उत्तर प्रदेश से खरीदी गई है। आम की सभी किस्मों को सीधे किसानों और 2 किसान उत्पादक संगठनों से खरीदा गया है। आम महोत्सव 20 जून 2022 तक जारी रहेगा। पश्चिमी बंगाल से आम की 27 अलग अलग किस्में भवानी, दाऊद भोग, आम्रपाली, गोलब खास, रोगनी, दिलशाद, चैटर्जी, बिमली, रतन केवड़ा, मलिका, अनार, साहिब पास और किशन भोग, लक्ष्मण भोग, मधुलतिका, रसगुल्ला, द्वारिका, राजभोग, अमृत भोग, अजरनमा, नीलांजना, रानी पसंद, राखल भोग, देसी सुंदरी, लंगड़ा, हिमसागर और खिरसापति हैं। झारखंड के कमली और बीजू, जबकि बिहार के जर्दालू जो कि GI टैग की कई किस्म है और लंगड़ा बहरीन में मैंगो फेस्टिवल में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। महोत्सव में उड़ीसा के बैगनपल्ली और हिमसागर और उत्तर प्रदेश के दशहरी किस्में भी शामिल हैं। भारतीय आमों की सभी 34 किस्मों को बहरीन के हमला, महूज, जिंग, जुफेर, बुदैया, आदिलिया, सीफ और रिफा में स्थित अल जजीरा में 8 अलग अलग स्टोरों में प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा आम के रूप में कई आम से तैयार उत्पाद जैसे कि अल जजीरा बेकरी में तैयार आम का केक, जूस, विभिन्न प्रकार के मैंगो शेक आदि को भी महोत्सव में प्रदर्शित किया गया है। मीठे और रसीले आम शायद ही कोई ऐसा हो जो आम का नाम सुनकर आम खाने की इच्छा व्यक्त ना करे। आम का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। ये आम ही है जिसकी मिठास लोगों के दिलों में भी मिठास भर देती है। लोग ग्रुप बनाकर और बागों में जाकर आम खाना पसंद करते हैं। अब मैंगो फेस्टिवल भी खूब आयोजित हो रहे हैं। भुवनेश्वर में ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा 5 दिवसीय आम मेला आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आम खरीदने पहुंचे हैं। यहाँ के आमों की खास बात यह है कि ये कार्बाइड फ्री हैं, यानी ये प्राकृतिक तरीके से पकाए गए आम हैं, जो सेहत के लिए काफी लाभकारी हैं। इसे हम गांव आम्बो पौसरा के नाम से एक ब्रांड बनाया गया है और मास की तरफ से, और वही यहाँ पे रूरल फार्मर्स हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है अपना मैंगो सेल करने के लिए। तो वो यहाँ पे अपना मैंगो सेल कर रहे हैं। एक्चुअली जो भी जितने भी मैंगोज हैं वो सब 0% कार्बाइड हैं,
वहाँ बिल्कुल भी उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है और आम बहुत ही मीठे हैं और बहुत ही रिजनेबल और जेन्युइन प्राइस में यहाँ पे आम मिलेंगे जो भी बाकी बाजार में नहीं मिल रहे हैं। सब में कार्बाइड मिला हुआ है, कोई भी मिलावटी यहाँ पे नहीं किया गया है, सब एक्चुअल मैंगोज है और बहुत अच्छे मैंगो हैं। इस आम मेले की खास बात यह है कि यहाँ लोग बाजार से कम कीमत पर सीधे उत्पादकों से जैविक आम खरीद सकते हैं। यहाँ आम्रपल्ली, मल्लिका, दशहरी, बेगनपल्ली, तोतापरी और खिरसार जैसी किस्में उपलब्ध हैं। हम 3-4 साल से आकर इधर से खरीदा हूँ। बहुत अच्छा आम है, 0% कार्बाइड है और वो किसान बिल्कुल खेती से इधर आता है। वो बेचा हम खेत जो बहुत आम का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सरकार का बहुत अच्छी पहले है, फिर सब जिला का अच्छा वैरायटी का आम इधर आता है। संबलपुर, कोरापुट, फुलवानी सब जिले का अच्छा आम आकर फिर सब इतना वैरायटी का आम है हमको पता नहीं था। और इधर आने के बाद पता चला जो हमारे उड़ीसा में इतना वैरायटी का आम भी है। यहाँ पर जो आम आपका है उड़ीसा का, आपका ये आपका ओरमास का जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का जो ओरमास जो है तो उनका उन लोग को ऑर्गेनाइज किया है। ओरमास का तरफ से ये ऑर्गेनाइज हुआ है। ये आपका कलांडी है, बलांगीर है, आपका है अनुगुल है, संबलपुर है। डिफरेंट आपका डिफरेंस आपका स्टेट से हम लोग का जो डिफरेंस आपका डिस्ट्रिक्ट से आपका ये आ रहा है आपका। तो एंड ये यहाँ पर आपका फार्मर लोग आपका गांव से जो फार्मर लोग डायरेक्टली लाके यहाँ पर आपको बेच रहे हैं। एंड जो ये जो आम आपका है ये एकदम प्योर आपका है, इसमें कोई आपका कार्बाइड नहीं है, कुछ ये केमिकल ये सब नहीं है। ये डायरेक्टली आपका जो फार्मर लोग जो काम कर रहे हैं उन लोग डायरेक्ट ला रहे हैं। तो मार्केट से जो आम मिलता है वो आपका कार्बाइड आपका है, वो हेल्थ के लिए भी इतना ठीक नहीं है। तो ये जो आम आपका है नेचुरल प्रोसेस में आपका है एंड ये हम लोग ले रहे हैं आपका। हालांकि जलवायु परिवर्तन और असामान्य मौसम की स्थिति ने इस साल फलों के राजा की उपज, आकार और स्वाद को प्रभावित किया है, लेकिन आम के प्रति लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ग्वालियर में 70 साल की एक महिला हैं जिन्हें ग्वालियर की पहली ऐसी कारीगर होने का गौरव हासिल हुआ है जिन्होंने अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए अपनी निजी जिंदगी को एक तरफ रख दिया है। सुरुला सुनेजा जो करीब 2000 साल पुरानी हुरमुचो शैली को बचाने के लिए अपने जी जान लगाई हुई हैं। ये हुरमुचो कशीदाकारी का एक हिस्सा है जो अब हमारे देश में ज्यादा दिखाई नहीं देता। अगर कहा जाए कि 2100 साल पुरानी ये कशीदाकारी अब विलुप्त होने लगी है तो गलत नहीं होगा। पर कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो बस इसी संकल्प के साथ सरला अपने उस सफर पर निकली हैं जहां उन्हें अपनी इस सुंदर परंपरा को बचाना है। सरला ने अपनी दादी से इस कला को सीखा और इसमें इतनी रम गई कि इसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पहले ये सिंध में हुआ करती थी पर पार्टीशन के बाद ये भारत में आई, तब ये लोग फैल गए तो ये बहुत ही कम हो गई। तो हम लोगों में शादी के समय दूल्हे के ऊपर एक कपड़ा डालते हैं, वो 7 रंगों से इस हुरमुचो कसीदा का बना होना चाहिए। पर उस समय कोई मिल नहीं रहा था, क्योंकि हम छोटे थे तो मम्मी ने थोड़ा बहुत सिखाया था, वही टूटा फूटा हमने 7 रंगों से बना के उस समय तो कर दी। पर उस समय मैंने कहा कि इतनी अच्छी कढ़ाई को मैं खत्म होने नहीं दूंगी। देश के बंटवारे के बाद इनका परिवार पाकिस्तान से ग्वालियर आकर बस गया, लेकिन इस कला के ज्यादातर कारीगर सिंध प्रांत में ही रह गए। धीरे धीरे विलुप्त हो रही इस कशीदाकारी को सरला ने अपने जीवन में उतार लिया और संकल्प लिया कि वो अपने इलाके की औरतों को इसे सिखाएंगी और औरतें भी इस कला को सीखकर बहुत खुश हैं। आगे इसके लिए काफी कोशिशें कर रही हैं। पारंपरिक कढ़ाई है जो 4 स्टेप्स में पूरी होती है। आप नॉर्मली देखेंगे तो एम्ब्रॉयडरी एक स्टेप में आपको पूरे स्टेप्स दिख जाएंगे, और ये 2 स्टेप में तो ये कपड़ा उठाती है, बाकी के जो 2 स्टेप्स होते हैं वो सिर्फ थ्रेड उठा के वीविंग में उसको डिज़ाइन किया जाता है। और ये ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल शेप्स ही रहती हैं इसमें, और आप जितना भी इसको भारी से भारी कर सकते हैं। और एक छोटे से टांके से शुरू होके मतलब बहुत वाइड उस पे चले जाती है। हम उसको फैशन डिज़ाइन के हिसाब से हम उसको अपनी कढ़ाई से उसको नया बनाएंगे, अच्छे तरीके से उसको, और अच्छे मतलब डिज़ाइनों से उसको बनाएंगे। जैसे बाजार में जो डिज़ाइन है हम उन्हें उसी तरह से अपनी कढ़ाई के हिसाब से उसको उभारेंगे।
रोजाना बड़ी शिद्दत के साथ सरला इन महिलाओं को इस कशीदाकारी की बारीकियां सिखाती हैं। अभी तक करीब 10,000 औरतों को इसमें ट्रेन कर चुकी हैं। इसके लिए उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। इनका मानना है कि हुरमुचों को अब अलग पहचान मिलनी ही चाहिए। जैसे पूना में है एक बहन हमारी गई तो कहती है यहाँ पे मैंने टेलर लोगों को और बुटीक लोगों को सिखाना, उनकी मैं सलाहकार बन गई हूँ। वो लोग मेरे से आते हैं और ये कढ़ाई बहुत पसंद करते हैं। वहाँ पे ऐसे आगरा में भी खोला हुआ है उन्होंने, गांव में अलग अलग जगह पे मेरी बहनें फैली हुई। ग्वालियर की एक पहचान बने, जैसे लखनऊ कढ़ाई और ये, तो मेरी इन सब बहनों को बहुत लाभ मिलेगा उससे। सरला का परिवार 5 पीढ़ियों से इस कला से जुड़ा है। पूर्वजों की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये जी जान से लगी हुई हैं। इनके दम पर ही हुरमुचो कशीदे की प्रदर्शनी देश के तमाम राज्यों में लगने लगी है और विदेशों में ये अपनी पहचान बनाने लगी हैं। और अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 7,275 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए मूंग के एमएसपी में 480 रुपए की भारी बढ़ोतरी की, जिसके बाद मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,755 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। मंगलवार को अधिकांश मंडियों में मूंग के सौदों में मिला जुला रुख रहा, कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात मूंग के हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 13 जून को मूंग का भाव रहा 6,325 रुपए। 14 जून को उसके सौदों में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,200 रुपए। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 जून को मूंग का भाव था 5,242 रुपए। 14 जून को इसके सौदे 338 रुपए उछलकर 5,580 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 13 जून को मूंग का भाव रहा 6,160 रुपए। 14 जून को इसके सौदों में 300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,850 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 13 जून को मूंग का भाव रहा 6,860 रुपए। 14 जून को इसके भाव 40 रुपए चढ़कर 6,900 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही लखनऊ मंडी में मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 जून को मूंग 7,450 रुपए पर बिकी। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो मंगलवार को अधिकांश मंडियों में नारियल के सौदे स्थिरता के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान नारियल के भाव में तेजी देखने को मिली। फिलहाल एगमार्कनेट के अनुसार केरल की अचल मंडी में 13 जून को नारियल का भाव था 5,600 रुपए। 14 जून को इसके भाव में 1,000 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 6,600 रुपए। हालांकि राज्य की ही मंचेरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 जून को नारियल 2,850 रुपए पर बिका। तमिलनाडु की धारापुरम मंडी में 13 जून को नारियल का भाव था 2,365 रुपए। 14 जून को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,365 रुपए पर बना रहा। नारियल के भाव में स्थिरता का सिलसिला राज्य की गोपालपट्टी मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ 13 जून को नारियल का भाव रहा 1,500 रुपए। 14 जून को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 1,500 रुपए पर हुए। बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है।
उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। भारत ने नारियल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। भारत नारियल के उत्पादन व उत्पादकता में सबसे आगे है और विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। नारियल की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 9,687 नट है, जो विश्व में सर्वाधिक है। नारियल से बने उत्पाद व उद्योग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को रोजगार मिल रहा है। नारियल की खेती में कम मेहनत और कम लागत होने से इससे सालों साल कमाई की जा सकती है। नारियल के पेड़ 80 वर्षों तक हरे भरे रहते हैं, यानी एक बार लगे नारियल के पेड़ से 80 वर्षों तक कमाई की जा सकती है। दुनिया में भारत नारियल के उत्पादन में पहले नंबर पर है। देश में करीब 21 राज्यों में नारियल की खेती की जाती है। वहीं बात नारियल की पैदावार की करें तो साल 2020-21 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार साल 2020-21 के दौरान नारियल की पैदावार 1,45,00,000 टन के पार जा सकती है, जो विश्व का 34% है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1,40,06,000 टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की, और आइए देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपने फसलों का रखरखाव। गुजरात में किसान तिल और मूंग की पकी फसल की कटाई कर लें। ये समय मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी बोने का भी है। नर्सरी के लिए पौधशाला को अच्छी तरह तैयार करें। बेहतर पैदावार के लिए मिट्टी में कोकोपीट यानी नारियल का बुरादा भी मिला सकते हैं। जिन किसानों की खरीफ फसलों के लिए पौध तैयार हो चुकी है, उनकी रोपाई भी यहाँ के किसान कर सकते हैं। गुजरात के जिन इलाकों में मूंगफली की फसल तैयार हो चुकी है, वो इसकी खुदाई कर सकते हैं। इसके अलावा भिंडी की तोड़ाई यहाँ के किसान कर सकते हैं। भिंडी को इस समय पीला मोज़ेक लग सकता है। रोकथाम के लिए उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। गुजरात में आम, पपीता, चीकू, नींबू और अनार के तैयार फलों को तोड़कर मंडियों में ले जाएं। मंडी में ले जाने से पहले फलों की ग्रेडिंग जरूर कर लें। यहाँ के किसान बागवानी फसलों की रोपाई भी कर सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर में मक्का, मूंगफली और खरीफ दलहन की बुआई की जा सकती है। बोने के लिए अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल करें। साथ ही खेत में गोबर की खाद भी डालें। उदयपुर में ये समय टमाटर की बुआई के लिए उपयुक्त है। इसके लिए अच्छे किस्म के बीजों का ही प्रयोग करें। साथ ही उदयपुर और भीलवाड़ा में कपास में निराई गुड़ाई का काम कर लें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा, बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो।
बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती के किसानी से जुड़ी खबरों के बाद अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में 1.48 लाख अतिरिक्त नई भर्तियों पर तेजी से काम चल रहा है। सेना में भर्ती का कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 18 महीनों में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों की भर्ती करने के निर्देश के बाद उठाया गया है। देश की सांस्कृतिक विरासत से लोगों को रूबरू कराने के लिए थीम आधारित पहली भारत गौरव ट्रेन मंगलवार को कोयम्बटूर उत्तर से रवाना हुई। ये ट्रेन तमिलनाडु से चलकर महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी के लिए रवाना की गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों से एक की पहचान शोपियां के जान मोहम्मद लोन के रूप में हुई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगोलिया की अपनी यात्रा के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता की है। वार्ता के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति ने कोविड में भारत की मदद के लिए धन्यवाद किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वह अगले सप्ताह एक आपात बैठक आयोजित करेगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि वैश्विक मंकी पॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया जाए या नहीं। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।